केरला के एक छोटे से गांव में राजीव नाम का एक बंदा रह रहा था, जो कि पिछले 15 सालों से वहां पर एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। अब वो कोई बहुत ज़्यादा बहादुर किस्म का इंसान नहीं था, लेकिन उसे ना इमरजेंसी देखने की आदत हो चुकी थी। हर रात को लेट नाइट ड्यूटी पर जाना ये उसके लिए एक रोज का रूटीन बन चुका था। इसके लिए उसके बीवी बच्चे अक्सर उससे कंप्लेन करते थे, यार राजीव तुम हमें टाइम ही नहीं देते, हमसे ज़्यादा तो तुम पराये लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हो। अब जो राजीव था वो बस सिंपली मुस्कुरा कर कह देता था कि यार कोशिश कर रहा हूँ ना, अगली महीने से तुम सबको टाइम देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब उसकी जो छोटी सी बेटी थी उसका नाम था डिया। वो क्या करती थी कि वो कैलेंडर पर हर महीने को उन डेट्स पर मार्क करके रखती थी जिन जिन डेट्स को उसके पापा उसके साथ टाइम बिताते थे, और मुश्किल से उस महीने सिर्फ 4 डेट पर ही सर्कल मार्क हुए थे। इसीलिए जो राजीव था उसे बहुत अंदर ही अंदर बुरा लगता रहता था। इसीलिए वो जब भी काम से वापस लौटता अपने बेटी के लिए चॉकलेट वगैरह लेकर आता ताकि उसे खुश कर सके। अब क्या होता है कि करीब अगस्त का वो महीना था। भयंकर बारिश हो रही थी पिछले 3-4 दिनों से, जिसके चलते आसपास के सभी गांव में पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी थी। रात के करीब 11:40 होते हैं। जो राजीव था उसने अपने एम्बुलेंस को एक छोटे से सरकारी हॉस्पिटल के पास में पार्क किया। उसको लगा कि चलो आज रात के लिए तो कम से कम ड्यूटी ख़त्म होगी। लेकिन क्या होता है कि तभी उसके मोबाइल फ़ोन में एक इमरजेंसी कॉल आता है। जो बंदा था फ़ोन पर वो कह रहा था कि वहाँ से करीब 40 मिनट की दूरी पर एक गाँव है और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी को स्ट्रोक आया है, तो इमरजेंसी के चलते उसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाना है। अब जो डिस्पैचर था वो राजीव से कहता है, यार सॉरी राजीव, बस एक आखिरी ट्रिप आज रात के लिए, फिर तुम घर जा सकते हो। अब राजीव के पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, तो उसने एम्बुलेंस की चाबी ली और एम्बुलेंस को स्टार्ट कर लिया और उस डायरेक्शन पर चल पड़ा जहाँ से वो फ़ोन कॉल आया था। ड्राइव करते करते जब वो आधे रास्ते तक पहुँच चुका था, उसने एक बार एड्रेस को दोबारा चेक किया और एड्रेस को पढ़कर उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि एड्रेस पर प्रॉपरली कोई भी चीज़ मेंशन नहीं थी। ना तो हाउस नंबर लिखा हुआ था, ना ही स्ट्रीट नंबर लिखा हुआ था, कोई लैंडमार्क भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, ओल्ड फेरी क्रॉसिंग। राजीव को लगा कि शायद से ओल्ड फेरी क्रॉसिंग के पास ही उस पेशेंट का घर होगा, तो वो अपना एम्बुलेंस ड्राइव करते करते लगभग 40 मिनट बाद उस गांव में जा पहुंचते हैं। जैसे ही वो गांव में एंटर करते हैं, उसे एक बहुत ही अजीब चीज़ नोटिस करने को मिलती है। आसपास के जितने भी घर थे सब के सब अंधेरे में डूबी हुई थी। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं गया था, लेकिन जो सभी लोग थे उन लोगों ने अपना घर का दरवाज़ा, खिड़की, शटर सब कुछ बंद करके वो लोग अंदर सो रहे थे। सब कुछ अंधेरे में था। लेकिन तभी उसकी नज़र दूर एक चाय के स्टॉल पर पड़ी, और वही एकमात्र एक ऐसी दुकान थी जो कि उस रात भी खुली हुई थी। तो वो चाय वाले के पास जाता है और चाय वाले को सिंपली वो एड्रेस दिखाकर उससे पूछते हैं कि भैया क्या आप मुझे इस एड्रेस के बारे में कुछ बता सकते हैं। जैसे ही चाय वाला उस एड्रेस को देखता है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो राजीव से पूछता है कि आपको इस वाले एड्रेस से किसने कॉल किया था। जो राजीव था उसने अपना फ़ोन चेक किया, उसे मालूम पड़ा कि कोई एक अननोन नंबर था जिसने उसको कॉल लगाया था इमरजेंसी के तौर पर। फिर जो राजीव था वो कहता है कि चाय वाले से कहता है कि भैया एक्चुअली वो एक अननोन नंबर था, उसने मुझे कॉल किया कि किसी को स्ट्रोक आया हुआ है और इमरजेंसी के चलते उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, इसीलिए मैं इतना भागा दौड़ी करके यहाँ पर आया हूँ। जो चाय वाला था वो थोड़ी देर चुप हो जाता है। फिर वो कहता है कि उस डायरेक्शन की तरफ क्या तुम्हें एक पतली सी गली दिखाई दे रही है? तुम एक काम करो, उस गली से होकर चले जाओ और कुछ देर ड्राइव करने के बाद तुमको वो लोकेशन मिल जाएगा। राजीव चाय वाले को कहता है कि शुक्रिया भैया। फिर वो अपना एम्बुलेंस दोबारा चालू करके उस गली की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो गली में आगे बढ़ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो जो गली है वो और भी ज़्यादा पतला हो रहा हो। लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ थे जो कि चांद की रोशनी को पूरी तरह से ढक रही थी, और उस वक्त लगातार बारिश की बूंदें गाड़ी का जो शीशा है उस पर हिट कर रही थी। तभी अचानक क्या होता है कि राजीव को थोड़ा दूर से एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है रास्ते के ठीक बगल में। उसने थोड़ा सा पास जाकर एम्बुलेंस को स्लो कर दिया। तब उसको मालूम पड़ा कि एक्चुअली वो एक बुज़ुर्ग औरत है और वो काला छाता लिए रास्ते के बगल में खड़ी थी। राजीव ने अपना विंडो नीचे किया और उससे पूछा कि अम्मा क्या आप मुझे इस एड्रेस के बारे में कुछ बता सकते हो? एक्चुअली ना इस वाले एड्रेस से मुझे एक इमरजेंसी कॉल आई थी, तो मुझे वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचना है। लेकिन वो जो बुज़ुर्ग औरत थी वो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। वो सिर्फ अपना सर हिलाते हुए एक दूसरे रास्ते की तरफ इशारा कर देती है।
राजीव को थोड़ा सा ये अनयूजुअल फील हुआ। फिर उसने जो खिड़की था उसको दोबारा बंद कर दिया और वो अपने रास्ते पर चला गया। और इस बार वो उस वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा था जिस वाले रास्ते की ओर उस बुजुर्ग महिला ने इशारा किया था। तो करीब थोड़ी देर और ड्राइव करने के बाद वो रास्ते के सबसे आखिर में जा पहुंचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही पुराना फेरी का प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा था। और वहाँ पर उस समय कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे थे या फिर कोई दूसरी गाड़ी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। राजीव को थोड़ा सा अनयूजुअल फील हुआ। फिर तभी क्या होता है कि उसे अचानक जो एम्बुलेंस का रेडियो था उस पर एक साउंड सुनाई देता है। वो रेडियो अचानक से बज उठता है और उस पर एक ऐसा साउंड सुनाई देता है जो कि कोई बहुत ही भारी भरकम मर्द की आवाज़ में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। वो आवाज़ सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, हेल्प। राजीव ने तुरंत माइक्रोफोन लिया और उससे पूछा कि कहाँ पर हो आप। फिर वो आवाज़ कहता है कि तुम्हारे पीछे। राजीव तुरंत पीछे मुड़कर देखता है लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इस पॉइंट पर वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। फिर वो क्या करता है, वो अपना फ्लैशलाइट लेकर एम्बुलेंस के नीचे उतर जाता है और उस प्लेटफॉर्म की तरफ अकेले चला जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने ज़ोर से चिल्लाया, कौन है यहाँ पर। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन तभी उसके साथ साथ उसे किसी और चीज़ की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीमी धीमी आंच पर किसी के कदमों की आहट। वो अपना फ्लैशलाइट लेकर तुरंत इधर उधर चेक करता है लेकिन तभी वो आवाज़ें आना एकदम से बंद हो गया। राजीव को इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि मानो इस जगह पर अकेले रुकना अब खतरे से खाली नहीं होगा। तो उसने तुरंत डिसाइड किया कि वो एम्बुलेंस पर दोबारा बैठने के लिए जाएगा। लेकिन जैसे ही वो एम्बुलेंस की तरफ जाकर सामने जा पहुंचा तब उसको एम्बुलेंस के एंट्रेंस दरवाजे पर ज़मीन के नीचे कुछ फुटप्रिंट्स बने हुए दिखाई दिए। छोटे छोटे गीले कदमों के निशान बने हुए थे। राजीव को पक्का यकीन हो गया था कि हो ना हो इस एम्बुलेंस के अंदर कोई तो मौजूद है। उसने तुरंत पीछे का दरवाज़ा खोला लेकिन अंदर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। स्ट्रेचर, सभी मेडिकल इक्विपमेंट्स, सभी के सभी चीज़ें अपनी जगह पर एकदम सही सलामत थी। इसके बाद जो राजीव था उसने एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब इसी बीच क्या होता है कि उसके फ़ोन में एक और इमरजेंसी कॉल आता है और इस बार भी वो कॉल किसी अननोन नंबर से आ रही थी। उसने कॉल को उठाया और कॉल पर जो भी चीज़ें या फिर जो भी इंसान बात कर रही थी उसकी आवाज़ सुनकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया क्योंकि उसका आवाज़ एकदम उसकी बेटी की तरह लग रही थी। और वो जो आवाज़ थी उसने सिंपली एक चीज़ कहा, पापा। उसके रूह कांप गए। उसने तुरंत पूछा कि बेटा तुम कहाँ पर हो, क्या तुम दिया बात कर रही हो। लेकिन उस वाले बंदे की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जो फ़ोन कॉल है वो अचानक कट जाता है। राजीव को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। राजीव ने तुरंत अपने बीवी को कॉल किया। उस वक्त आधी रात का समय हो चुका था। बीवी ने पूछा कि इस वक्त तुमने मुझे कॉल क्यों किया, सब कुछ ठीक तो है वहाँ पर। राजीव कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तुम बस मुझे ये बताओ कि दिया कहाँ पर है। जो बीवी थी वो कहती है कि वो तो मेरे बगल में ही सो रही है। राजीव को थोड़ी सी तसल्ली हुई। वो कहता है कि ठीक है, अच्छा मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। उसने फिर कॉल को काट दिया। वो अपने पत्नी को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस बारे में अपने पत्नी को कुछ भी नहीं बताया। अब इसके बाद जो राजीव था उसने अपना चाबी लिया और एम्बुलेंस को चालू करना चाहता था। लेकिन जितनी बार वो चाबी को घुमा रहा था पता नहीं क्यों जो इंजन था वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फिर तभी क्या होता है कि अचानक विंडशील्ड पर उसे पीछे कोई एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। जो पैसेंजर सीट था वहाँ पर कोई एक बैठा हुआ था। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। राजीव के रूह कांप चुके थे कि तभी अचानक क्या होता है कि जो एम्बुलेंस थी वो स्टार्ट हो गई। जैसी एम्बुलेंस स्टार्ट हुई उसकी हेडलाइट जल उठी और हेडलाइट की रोशनी की मदद से राजीव को दिखाई देता है कि उस पुराने प्लेटफॉर्म पर कई सारे फोटोग्राफ्स लटके हुए हैं पेड़ों की डालियों पर। राजीव ने सोचा कि एक बार अपना फ्लैशलाइट लेकर वहाँ पर चलकर देखते हैं। तो उसने अपना फ्लैशलाइट उठाया और दोबारा कुछ मिनट के लिए उस प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया अकेले। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि वो सभी के सभी फोटोग्राफ्स काफ़ी ज़्यादा पुराने थे, ब्लैक एंड वाइट में बने गए थे और बारिश की वजह से ऑलमोस्ट वो सभी फेड हो चुके थे। उसमें से एक फ़ोटोग्राफ को उसने अच्छे से चेक किया। तब उसको दिखाई दिया कि उसमें एक बहुत ही पुराना फेरी एक्सीडेंट का दृश्य बनाया हुआ था। दूसरे फोटोग्राफ्स को जब उसने अच्छे से देखा तब उसको मालूम पड़ा कि अलग अलग गाँव वासियों के वहाँ पर तस्वीर लगाए गए थे। तो ऐसा हो सकता है कि ये सभी गाँव वासी वही सब लोग हो जो कि बाढ़ के चलते अपनी जान गंवा चुके थे। इसी बीच वो एक बहुत ही अजीब चीज़ को नोटिस करता है। हर एक फोटोग्राफ के नीचे फूल अर्पण किए गए थे।
फ्रेश फूल। उसको लगा कि हो ना हो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कोई तो आया था जो कि यहाँ पर पूजा पाठ करके गया होगा। ये सब देखने के बाद जो राजीव था उसको एकदम से उस चाय वाले की कही हुई बात याद आती है। चाय वाले ने उससे पूछा था कि उस एड्रेस से तुम्हें किसने इमरजेंसी कॉल किया था। राजीव को अब सब साफ साफ नज़र आ रहा था। उसे सब कुछ समझ में आ रहा था कि एक्चुअली उस जगह पर कोई भी इमरजेंसी नहीं थी। कोई तो था जो चाहता था कि राजीव उस पुराने प्लेटफॉर्म पर जाए और उन सब बीती हुई लम्हों को एक बार दोबारा से याद करे, दोबारा से उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करे। अब इसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो तुरंत एम्बुलेंस पर बैठ जाता है और लगातार 20 मिनट तक ड्राइव करने के बाद वो फाइनली उस चाय की दुकान तक वापस जा पहुँचते हैं। जैसे उस चाय वाले ने राजीव को देखा तब उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई। वो राजीव से कहता है कि चलो बेटा, एटलीस्ट तुम वापस लौट तो आए। ये सुनने के बाद जो राजीव था वो बहुत उसको गुस्सा आ गया। वो कहता है कि किसने मुझे कॉल किया था उस वाले एड्रेस से, वहाँ पर तो कोई इमरजेंसी है ही नहीं, बल्कि मुझे ऐसे ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली। ये सब सुनने के बाद जो चाय वाला था वो धीरे से कहता है, कप पर चाय डालते हुए वो कहता है कि राजीव पता है, हर मॉनसून सीज़न में ना कोई एम्बुलेंस ज़रूर से उस गली की तरफ चला जाता है। बहुत सारे ड्राइवर्स वापस लौट कर आते हैं, लेकिन कुछ ड्राइवर्स कभी भी वापस लौट नहीं पाते। इन सब बातों को जो राजीव था वो काफ़ी अच्छे से ध्यान से सुन रहा था। चाय वाला फिर कहता है कि आज से कुछ साल पहले, एग्जैक्टली 12 साल पहले क्या हुआ था कि तुम्हारे जैसे ही एक एम्बुलेंस ड्राइवर, उसको भी एक इमरजेंसी कॉल आई थी उसी पर्टिकुलर एड्रेस से। वो वहाँ पर चला तो गया था, लेकिन वहाँ से वो कभी वापस लौट नहीं पाया। पुलिस को लगा कि शायद से वो पानी में डूबकर मर चुका होगा। लेकिन पता है सबसे अजीब बात क्या है, उसका जो एम्बुलेंस था उसको एकदम सही हालत में डिस्कवर किया गया और एग्जैक्टली उसी जगह पर जहाँ पर आज तुम्हारी एम्बुलेंस ख़राब हुई थी। लेकिन वो जो ड्राइवर था वो हमेशा के लिए कहीं पर लापता हो गया। ये सब सुनने के बाद जो राजीव था उसको ऐसा फील हुआ कि मैं आया ही क्यों था इस एड्रेस पर। उस दिन के बाद उसने डिसाइड किया कि वो कभी भी नाइट शिफ्ट पर काम नहीं करेगा। उसने कम सैलरी एक्सेप्ट की, लेकिन वो डे टाइम ड्यूटी पर शिफ्ट हो गया। उस दिन के बाद जो गांववासी थे वो अक्सर कहते हैं कि शायद से राजीव उन सब हादसों से बहुत ज़्यादा डर चुका होगा, इसीलिए उसने नाइट ड्यूटी पर काम करना छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजीव को पता है कि उसके साथ उस रात को क्या हुआ था, उसने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर एक्सपीरियंस की थी। और इन सब के बारे में उसने कभी भी ज़रूरी नहीं समझा किसी भी गाँववासियों को कोई एक्सप्लेनेशन देने का। आज भी केरला में जब भयंकर बारिश होती है, जब बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होते हैं, तब कुछ पुराने ड्राइवर्स को आज भी इमरजेंसी कॉल रिसीव होते हैं। लेकिन उन सबको पता है कि अगर ये कॉल उसी वाले पर्टिकुलर एड्रेस से आ रही है तो वहाँ पर ना जाना ही बेहतर है, क्योंकि शायद से वहाँ पर इंतज़ार कर रहा पेशेंट कोई ज़िंदा आदमी हो ही ना। इस कहानी को मैं यहीं पर अंत करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।